अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक फांसी की कहानी है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि 23 मार्च 1931 की उस रात जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहे थे, तब असली सवाल ये नहीं था कि वो मरेंगे या नहीं। सवाल ये था कि क्या उनकी मौत एक साम्राज्य को हिला देगी। क्या एक 23 साल का लड़का जिसकी जेब में न कोई सेना थी न कोई ताकत, सिर्फ एक विचार था, क्या वो पूरे ब्रिटिश राज की नींव हिला सकता था। सोचो, एक बच्चा जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की खून से सनी मिट्टी को अपने हाथों में उठाकर कसम खाई थी, अब अन्याय का जवाब मिलेगा। क्या वो कसम सच में पूरी हुई या वो सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। ये कहानी सिर्फ गोलियों, बम और फांसी की नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है और आज भी हर उस इंसान के दिल में धड़कती है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। साल 1907 बंगा गांव में एक सिख परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम रखा गया भगत सिंह। पिता किशन सिंह और माता विद्यावती पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे। घर का माहौल क्रांति से भरा हुआ था, लेकिन असली चिंगारी तब भड़की जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर की उस धरती पर जब जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया, तब सिर्फ 12 साल का भगत सिंह स्कूल से 12 मील पैदल चलकर वहां पहुंचा और खून से सनी मिट्टी को अपने हाथों में उठाकर उसने कसम खाई कि इस अन्याय का बदला लिया जाएगा। उसी दिन एक बच्चे के अंदर क्रांति का जन्म हुआ। समय बीतता गया, लेकिन वो आग और तेज होती गई। भगत सिंह ने किताबों को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने करतार सिंह सराभा और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरणा ली और आगे चलकर कार्ल मार्क्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की के विचारों ने उनके सोच को और धार दी। 1923 में उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि अब उनका रास्ता किताबों से आगे बढ़ चुका था। वो लेख लिखने लगे, छद्म नामों से विचार फैलाने लगे। लेकिन असली मोड़ 1928 में आया, जब साइमन कमीशन विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये पूरे देश के आत्मसम्मान पर चोट थी। तब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने फैसला किया कि इसका बदला लिया जाएगा। योजना बनी कि पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारा जाएगा, लेकिन 17 दिसंबर 1928 को गलती से जॉन पी सॉन्डर्स निशाना बन गया। राजगुरु की पहली गोली और भगत सिंह की लगातार गोलियों ने उसे खत्म कर दिया। इसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया, लेकिन भगत सिंह ने अपनी पहचान बदलकर, बाल कटवाकर, हैट पहनकर, दुर्गा भाभी के साथ एक आम आदमी की तरह निकलकर पुलिस को चकमा दे दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली संदेश देने के लिए 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा भवन में बम फेंका गया। ये बम मारने के लिए नहीं, बल्कि बहरों को सुनाने के लिए था। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने खुद को गिरफ्तार कराया, ताकि अदालत को मंच बनाकर अपने विचार पूरे देश तक पहुंचा सके। इनकलाब जिंदाबाद के नारे पूरे देश में गूंज उठे। जेल के अंदर उन्होंने एक और लड़ाई छेड़ी, भूख हड़ताल। भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ 116 दिनों तक चले इस संघर्ष में जतिंद्र नाथ दास की मौत हो गई, लेकिन इसने पूरे देश को हिला दिया। जवाहरलाल नेहरू तक उनसे मिलने जेल पहुंचे, लेकिन अंग्रेज सरकार झुकी नहीं। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आया, फांसी। और फिर वो दिन आया, 23 मार्च 1931। भगत सिंह अपने अंतिम समय में भी लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने दया याचिका ठुकरा दी, कहा हमें गोली मारो, हम युद्धबंदी हैं। लेकिन अंग्रेज डर गए थे और फिर वो पल आया। तीनों हंसते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़े। इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजे और कुछ ही क्षणों में 3 शरीर शांत हो गए। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं। अंग्रेजों ने उनके शवों को चुपके से सतलुज नदी के किनारे जलाकर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें खोज निकाला, सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और उस दिन एक नई आग जन्मी, एक ऐसी आग जो आज भी जल रही है। क्योंकि भगत सिंह मरे नहीं, वो एक विचार बन गए, एक क्रांति बन गए, एक आवाज बन गए जो हर उस इंसान के दिल में गूंजती है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे, उनकी क्रांति कभी नहीं मरेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।